तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम BMTC 133। इसमें सबसे पहले तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो क्या होती है, ऐसा कोई सेंटेंस, ठीक है, जो कि मैथमेटिकली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, ये तो होगी मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे सेंटेंस जो कि कुछ डिक्लेयर करता हो, डिक्लेयर करें, और उस डिक्लेरेशन से वो जो भी डिक्लेयर करेगा उससे हमें ये पता करने में आसानी हो सेंटेंस के बारे में कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट, या फिर इसे बस स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डिफाइन। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि कुछ डिक्लेयर करते हैं, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी वैसे ही सेंटेंस होते हैं। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3। अब देखो, इसमें कुछ डिक्लेयर कर रहा है ये कि n स्क्वायर जो है 5 से बड़ा है, ये बता रहा है कि ये डिक्लेयर कर रहा है। और कब बड़ा है? जब ये n जो है इस सेट से बिलोंग करेगा, 0 1 2। ठीक है, तो 0 1 2 से बिलोंग करेगा, तो तुम खुद देख लो। 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 0 का स्क्वायर 0, 0 5 से छोटा है। 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 5 से छोटा है। तो वो डालो, 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 5 से छोटा है। ठीक है, तो तीनों ट्रू हो गए। तो हमारे जो मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जो डिफाइन है वो ये कहता है कि है ना, रुको अगले पेज पे बताऊँगा ये। तो ये हर केस के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहता है कि है ना, कोई भी ऐसे सेंटेंस जो कि हर केस के लिए या तो ट्रू हो या तो हर केस के लिए फॉल्स हो। ठीक है, मतलब हर केस के लिए ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उसे बोलेंगे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट। समझे? ये जैसे कि हर केस के लिए ट्रू है, जैसे कि तुमने देखा 3 केस बन रहे हैं ना इसमें। ठीक है, तो तीनों केस के लिए ट्रू है, तो ये हो गया तुम्हारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट भी बोलेंगे। अगला क्या है? एन स्क्वायर इज ग्रेट। ये वाला एग्जांपल खुद ही देख लेना होमवर्क पे, एक बुक में है ये। अब आगे देखो, ये लिखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो हर वही बात मैंने तुम्हें बताई। अब देखो अगला एग्जांपल है ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। अब ये ज़रूरी थोड़ा है कि मतलब ऑलवेज ट्रू है, वैसे ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल सब। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू हो गया। इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये ट्रू हो गया, फॉल्स होगा। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। डायरेक्टली मेरे कहने के मतलब है जिसे पढ़कर ये कुछ, जिसे पढ़कर हमें ये पता चले, वो सेंटेंस पता कर सके कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वही सेंटेंस होगा स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे अगले एग्जांपल पे जाता है। देखो, x बिलोंग्स टू n फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0। हाँ देखो, x बिलोंग्स टू n है, तो x हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और ये क्या लिखा है? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो ये बात सही होगी, तो क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से बड़े, नेचुरल नंबर तो 0 से बड़े होंगे ना, नेचुरल नंबर तो 0 से बड़े होंगे, तो ये ट्रू हो गया। तो ये ट्रू पता चल रहा है हमें, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी। अब देखो अगला है कोस एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मतलब कोस, हम ये जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, मोड में कोई भी चीज़ होगी ना, जैसे कि मोड में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, जैसे कि एम लिखा है, तो इसका मतलब होता है, मतलब एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है, तो एक्स जो होगा प्लस एम और माइनस एम के बीच में होगा। समझे? इसी से हम ये तो ये हो गया एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी। तो कोस एक्स जो होगा +1 और -1 के बीच में होगा, और हम ये जानते हैं कोस का रेंज -1 से 1 होता है। ठीक है,
आगे देखो, आगे अगला एग्जाम्पल दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, और वाई आर बिलोंग्स टू आर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला होमवर्क में कर लेना, कुछ नहीं करना है इसमें बस वो मतलब डेरिवेटिव कर देना। डी वाई बाई डी एक्स 2x आ गया, और उसके बाद क्या डी वाई बाई डी एक्स की मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पे 1 पुट करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/1/2। तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे छोटा सा हाफ लिख देना कि इसका मतलब कि हाफ की वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा है। ये हो गया ट्रू, मतलब ट्रू है ना। मतलब अगर हम देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मतलब हाफ पुट करते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, यहाँ पे हाफ पुट करेंगे तो 1 आ गया, तो ये ट्रू हो गया। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी। अब देखो नॉन स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे उसके एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन स्टेटमेंट क्या होगी, जो स्टेटमेंट नहीं होगी, मतलब जो हर केस के लिए ना ही ट्रू होगी ना ही फॉल्स होगी। मतलब कि ये होगा आधे केस के लिए वो ट्रू होगी, आधे केस के लिए फॉल्स होगी, ऐसा कुछ होगा। अब देखो ऐड 4 + 5, ये देखो साफ, इससे क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है हमें, डिक्लेयर हो रहा है कुछ, इस सेंटेंस का कुछ पता चल रहा है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नहीं ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि x बिलोंग्स टू 1, इससे भी हमें नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि आगे कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी। इसी तरह अल्फ़ा, ये भी, इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये होगा, ये भी ट्रू या फॉल्स कुछ नहीं बता सकते। अब देखो अगला अल्फ़ा ए, मतलब अल्फ़ा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब देखो इसमें फॉर सम लिखा हुआ है, तो सम में है ना, हम एक भी सम में देखो एक भी बार अगर ये ट्रू हो गया तो मतलब ये ट्रू ही होगा, क्योंकि सम लिखा हुआ है ना। फॉर ऑल लिखा होता, यहाँ पे फॉर ऑल लिखा होता ना, तब बात अलग थी, तब एक केस के लिए ट्रू करते, तब ये ट्रू नहीं होता। पर फॉर सम लिखा हुआ है तो इसलिए है ना, एक केस के लिए भी ट्रू प्रूफ करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे कि तुम देख सकते हो a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 डालोगे तुम, यहाँ पे अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बी, वो अल्फ़ा प्लस, रुको देखो ए बी इक्वल टू 0 डालोगे तो सी, और सी इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये बी सी इक्वल टू 0 डालोगे और ए इक्वल टू 1 डालोगे, नहीं ए सी इक्वल टू 0 डालोगे और बी इक्वल टू 1 डालोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया तुम्हारा, मतलब पुट करके देख लेना, ये वैल्यू तुमसे हो जाएगा आराम से। अब अगला एग्जांपल है, देखो अगला एग्जांपल दे रखा है 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इन ऑफिस। मतलब पहले तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इससे क्या कुछ पता चल रहा है हमें, नहीं, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। डिक्लेयर तो कुछ हो ही नहीं रहा इससे। अब देखो ये है ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इन ऑफिस, तो ज़रूरी थोड़ा हर बंदा ऑफिस में काम करे, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई कुछ भी, हर मजदूरी भी कर सकता है, वो ऑफिस में थोड़ा काम करता है। तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो फॉल्स है पर तब भी ये स्टेटमेंट होगा, समझे, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि वो हर केस के लिए ट्रू हो गए, फॉल्स होगा, तो स्टेटमेंट होगा ये। आगे दे रखा है डी स्क्वायर वाई, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये जो होगा ट्रू या फॉल्स, ये इससे पहले बात कुछ पता चल रहा है ट्रू या फॉल्स है, नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। अब देखो अगला टॉपिक जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स है। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, ओड एंड ओड मतलब ऐसे कोई जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। अब देखो दो तरह के होते हैं, ओड एंड मतलब ओड एंड पी क्यू। अब देखो पी क्यू दो सेंटेंस मान लिए हमने, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, देयर इज़ अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन
2 and 3। और हाँ, ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है, ये देख लेना, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रूथ लिखा हुआ है तो ट्रू ही, ट्रूथ वैल्यू उसकी ट्रू ही होगी। ज़रूरी नहीं है, ट्रूथ वैल्यू उसकी फॉल्स भी हो सकती है। अब देखो, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, देयर इज़ अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। तो इसमें से पी क्या निकलेगा, देयर इज़ अ रियल नंबर ग्रेटर देन 2, देयर इज़ अ नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक करा हुआ है। अब इसके बाद डिस्जंक्शन क्या होता है, इसमें और का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें और का यूज़ करते हैं, और बीच में साइन जो होता है इसमें पहले तो पी और क्यू लिखते हैं, फिर और को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे पी बोलता वी, मतलब पी वी क्यू, वी मत बोलने से और का साइन है। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, और का मतलब क्या होता है, या। ठीक है, अब इसमें देखो कंडीशन क्या है, पी और क्यू में पी अगर मतलब पी अगर ट्रू है, क्यू अगर फॉल्स है, तो पी और क्यू जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, या अगर मान लो क्यू ट्रू है या पी फॉल्स है, तब भी ये ट्रू होगा। मतलब दोनों में से एक चीज़ ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये ट्रू हो जाएगा। ये होगा, इसका एग्जांपल देख लो कि पी दे रखा है 2 इज़ ग्रेटर देन 0, क्यू दे रखा है 2 इज़ ग्रेटर देन 5। अब 0 से तो बड़ा है 2, तो ये ट्रू हो गया, और 5 से छोटा है तो ये फॉल्स हो गया। तो एक चीज़ ट्रू है ना, एक चीज़ ट्रू है, तो पी और क्यू जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, अगला एग्जाम मतलब आगे देखते हैं। ट्रुथ मतलब अगला एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये 2 इज़ ग्रेटर क्यू इज़, रुक जाओ, ये मैंने शायद गलत लिख दिया एग्जाम्पल, बुक में देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा, आसानी है, ज़्यादा वो नहीं है। आगे देखो, पी और क्यू ट्रूथ वैल्यू, देखो ट्रू कब होगा, जब पी ट्रू, और पहले तो पी और क्यू ट्रू कब होंगे, समझे। तो ट्रू कब होंगे, जब पी ट्रू होगा और क्यू ट्रू होगा। ठीक है, और फॉल्स कब होंगे, जब पी रुक जाओ तो कन्वेक्शन, हाँ, तो देखो पी और ट्रू की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। ये ट्रूथ कब होगा, जब पी और क्यू में से कोई एक ट्रू होगा। ठीक है, जो कि मैंने बताया था। और दूसरा फॉल्स कब होगा, पी या क्यू में से कोई एक फॉल्स होगा। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे टी क्यू प्लस 70 इक्वल टू 3t² प्लस 7 वेयर टी बिलोंग्स टू आर। अब ये देखो, हम इसे क्या, क्यू तो हमारा आ गया, क्यू दे रखे 3 + 5 इक्वल टू 2। अब देखो इससे हमें साफ पता चल रहा है, d/dt टी क्यू प्लस 7t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3t² प्लस 7, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब 3 + 5 इक्वल टू 2, ये फॉल्स हो गया। तो अब दोनों में से एक चीज़ ट्रू है। ये लाइन ध्यान मत रखना, शायद मैंने कुछ मतलब होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये लाइन अभी ध्यान मत रखना, जो बताया मैंने वही करो। तो पी और क्यू में से है ना, एक चीज़ ट्रू है। ठीक है, मतलब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब पी और क्यू जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल, खुद करके देखना, ही समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल दे रखा है 2 + 3 = 7। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल होमवर्क में कर लेना। और इसके बाद
ये वाले भी सिंपल एग्जाम्पल है, ये भी कर लेना तुम। सीधा कंजक्शन पे आते हैं। देखो कंजक्शन, अब इसमें क्या है, देखो कंजक्शन मतलब एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड का यूज़ करेंगे और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी एंड क्यू। और इसमें कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू होंगे, मतलब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे, तब पूरा कंजक्शन जाके ये ट्रू होगा, ठीक है। इतनी सी बात जाननी है। इसके बाद अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि दे रखा है इग्नू इज़ अ मेगा यूनिवर्सिटी पी, ठीक है। क्यू मार्च 8 इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब मुझे ये तो याद नहीं कि 8 मार्च को सेम इंटरनेशनल वुमेंस डे है या नहीं है। हमें पी एंड क्यू निकालना है, तो वो एंड लगा के है ना, दोनों को जोड़ दो। देखो इग्नू इज़ अ मेगा यूनिवर्सिटी एंड मार्च 8 इज़ लगाना मैं भूल गया, इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। बस एंड लगा दिया बीच में। अब देखो ये वाला एग्जांपल जल्दी नहीं समझ में आता है, नहीं ये वाला एग्जांपल तो आसान है, इसके ये वाला देख लेना, अगला वाला मैं बता देता हूँ। देखो अगला एग्जांपल दे रखा है 2 डिवाइड बाय ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, हाँ तो हम कहाँ पे थे, देखो जैसे कि ये दे रखा है 2 डिवाइड बाय ए इक्वल टू 1, इससे हमारा ए इक्वल टू 2 आया। अब ये तो पार्ट आसान था। अब यहाँ पे दूसरा जो दे रखा है आर्गुमेंट जेड इक्वल टू पाई बाय 3। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसे ये देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, मतलब उसे डिनोट कैसे करते हैं। हम उसे ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई या फिर ए प्लस आई बी, देखो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही करा, जेड प्लस एक्स प्लस आई वाई लिखा। अब यहाँ से हमने tan इनवर्स निकाल दिया। tan इनवर्स मतलब tan थीटा क्या होता है, बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए। तो वही हमने करा है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया, और यही होता है हमारा आर्गुमेंट जेड, समझे। tan इनवर्स वाई बाई एक्स ही होता है हमारा आर्गुमेंट जेड। tan इनवर्स आर्गुमेंट जेड हमारे पाई बाई 3 के इक्वल दे रखा है, तो मतलब tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू वो पाई, यहाँ से हम देखो tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब पाई बाई 3 कब होता है, मतलब यहाँ से tan पाई बाई 3 क्या होता है, इक्वल टू √3, यही होता है ना। तो यहाँ से पाई बाई 3 इक्वल टू tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं, या और tan इनवर्स कटेगा तो वाई बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड प्लस, मतलब ये देख लो वाई बाई एक्स इक्वल टू √3 आ गया, तो वाई और एक्स में रिलेशन आ गया, वाई इक्वल टू एक्स √3, यही वैल्यू वाई इक्वल टू एक्स √3 आ गई। ये वैल्यू हमने जेड प्लस आई वाई में पुट कर दो, तो जेड प्लस आई इक्वल टू क्या है, एक्स √3, मतलब सॉरी एक्स प्लस आई वाई है ना, जेड इक्वल टू ये है ना, तो एक्स प्लस आई ये वैल्यू डाल दी। अब देखो आखिर में यह है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई 1 प्लस आई √3, और इसका मतलब जब लिखा हुआ है मैंने, जब जेड की वैल्यू इस तरह की है और इक्वल टू 2 है तब ये ट्रू होगा, तो मतलब पी एंड क्यू जो होगा वो ट्रू होगा। इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। अब अगला एग्जांपल ये दे रखा है, ये तो खुद ही कर लेना तुम, आसान है। आगे नेगेशन पे चलते हैं। नेगेशन क्या होता है, पहली बात किसी सेंटेंस का उल्टा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ऑल
वुमेन्स नहीं छोड़ो, मैं क्या डिनाइल मतलब यहीं से लिख दे डिनाइल मतलब कि कुछ भी तुमने बोला मैं उसे मना कर रहा हूँ। नेगेशन वो होता है, ठीक है, डिनाई करना। ये सब मैंने लिख रखा है, एक बार पढ़ लेना। आगे एग्जाम्पल दे रखा है इसका, पी द चाइल्ड ईट्स राइस। तो इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन मतलब नोट पी होता है, इसे डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। तो द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस, ये हो गया इसका नेगेशन। अब देखो डेफिनेशन, नेगेशन पी इज नॉट पी क्या है? नेगेशन पी इज नॉट पी एंड डिनोटेड बाय, ये है, इसे डिनोट करता है। अब देखो अगला एग्जांपल, पी एन इज़ अ फाइनाइट सेट। नेगेशन पी क्या आ गया? एन इज़ नॉट फाइनाइट सेट। पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, नेगेशन पी क्या आएगा? एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। इसी तरह कुछ एग्जांपल है, वो देख लेना। ये देख ले, स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो नेगेशन फॉल्स होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो नेगेशन ट्रू होगा। एग्जाम्पल तुम खुद ही देख लेना, आसान से, मैं बस मुश्किल वाले करा रहा हूँ। अब देखो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ तक ये अभी देख लेते हैं। अगले में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाऊँगा, डी मॉर्गन्स लॉ, और उसके आगे अगली क्लास में पूरा यूनिट 1 कंप्लीट करा दूँगा डी मॉर्गन्स लॉ के बाद।